जय हिंद दोस्तों, माहौल जो बता शानदार। शायद अमेंडमेंट आपको समझ में आ गए सर। एंड सर लास्ट चैप्टर जो हमारा बचा है रिटर्न्स अंडर जीएसटी, उसके भी कुछ अमेंडमेंट्स है, वो भी हम देख लेते हैं सर। उससे पहले यहाँ क्या लिखा है वो देख लीजिए आपके लिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये एग्जामिनेशन जो आप सीए के फाइट कर रहे हो साहब, ध्यान देना, ये भी एक चैलेंज है आपके लिए सर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं साहब, लगे रहना। और सर जो सच्चे दिल से मेहनत करता है 100% सक्सेस उसी की होती है। एंड आपको सक्सेस मिलने ही वाली है, बस अपना 100% लगा दीजिए। आइए बच्चों, सर नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम साहब। सर रिटर्न्स अंडर जीएसटी, या लास्ट हमने चैप्टर नंबर 12 ईवे बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं था। चैप्टर नंबर 11 जो हमारे बुक का था टैक्स इनवॉइस वगैरह, उसके बारे में हमने अमेंडमेंट पढ़ लिए थे सर। लास्ट रिटर्न्स अंडर जीएसटी, इसके अमेंडमेंट देख लेते सर। सबसे पहली बात सर, सेक्शन नंबर 41 जो हम ऑलरेडी आईटीसी में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सेक्शन का लिस्ट दे रखा था बस। अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहां वो सेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। सेक्शन नंबर 42 एंड 43 मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्रेडिट नोट अगर आपने मिसमैच आता था तो क्या होने का सर, बिल का अगर मिसमैच आया तो क्या करने का, ये सेक्शन कभी एप्लीकेबल ही नहीं हुए जीएसटी आने के बाद, इसलिए इन सेक्शंस को डिलीट कर दिया, ओमिट कर दिया। ये काम के ही सेक्शन नहीं थे बेटा, इसलिए ओके। तो सर खैर आपने पहले भी नहीं पढ़े थे, अभी भी नहीं पढ़ना तो कोई हेडेक नहीं सर। सर आओ बच्चों अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सर आपने और हमने ये पढ़ा हुआ है कि सप्लायर को अपना जीएसटीआर 1 सबमिट करना पड़ता है, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश करने पड़ते हैं भाई, हाँ है ना सर। और रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में वो क्रेडिट जाएगी तो उसको क्रेडिट मिलेगा। रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में वो क्रेडिट कम्युनिकेट होनी चाहिए, तब जाके उसको क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर सर अब जीएसटीआर 2B फॉर्म तो इंट्रोड्यूस कर दिया, जो एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म है सर। ये रहा फॉर्म नंबर जीएसटीआर 2B, जिसके बारे में हम बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी हमको पता है इसके बारे में सिस्टम क्या होता है। सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 सबमिट करेगा या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश करेगा, और हमारे जीएसटीआर 2B में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगी। ये ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट बनेगा। अच्छा, पहले एक रॉन्ग वर्ड यूज किया था इसके लिए, ऑटो ड्राफ्टेड। तो ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट नहीं है, ऑटो जनरेटेड है। ये ऑटो जनरेट हो रहा है साहब। सप्लायर ने जीएसटीआर 1 सबमिट किया, हमारे इधर से ऑटो जनरेट होकर जीएसटीआर 2B बन गया बेटा। तो बस वो वर्ड चेंज किया सर, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। क्लियर। अच्छा, ये जीएसटीआर 2B रूल नंबर 60 सब रूल नंबर 7 और 8 के थ्रू आया। पर सर ये जीएसटीआर 2B में हमने पढ़ा हुआ है साहब क्या, कि जो क्रेडिट इन एलिजिबल क्रेडिट के कॉलम में आ रही है, जैसे हमने पढ़ा था सर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर B है नया, इस बार कंडीशन ऐड हुआ कि क्रेडिट 2B में आनी चाहिए, पर वो इन एलिजिबल या रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट के कॉलम या टेबल में नहीं आनी चाहिए। वहां अगर आ रही तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, बाकी क्रेडिट जो है वो अगर एलिजिबल तो आप क्रेडिट ले सकते हो साहब। क्लियर। ये पावर कहां से मिला लोगों के अंदर, जीएसटीआर 2B तो रूल के थ्रू आया, पर इसका 2B का सेक्शन प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड नहीं था सर। तो जीएसटीआर 2 का सेक्शन था पहले, सेक्शन नंबर 38। सेक्शन नंबर 38 था जीएसटीआर 2 को लेके, इसको लेके बेटा जब ओरिजिनली जीएसटी नया नया आया था तब जीएसटीआर 2 सर बनने का ऐसा बोला था, गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया था, पर जीएसटीआर 2 कभी एप्लीकेबल हुआ ही नहीं। तो सेक्शन नंबर 38 कभी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हुआ। इसलिए अब सिंस जीएसटीआर 2B आया तो गवर्नमेंट ने भी सर जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 38 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, नया सेक्शन ले आया बेटा। क्लियर। तो जीएसटीआर 2B के थ्रू आपको क्रेडिट मिलेगी। जीएसटीआर 2B के अंदर इन एलिजिबल क्रेडिट का कॉलम डालने का पावर गवर्नमेंट को कहां से मिला, वो यहां से मिला। तो गवर्नमेंट ने कुल मिला के जीएसटीआर 2B के लिए सर इनपुट टैक्स क्रेडिट, कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका सेक्शन 38 भी इंसर्ट कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ने लॉ का एक्ट का पावर दे दिया। बाकी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा जीएसटीआर 2B में जो हमने पढ़ा वही यहां लिखा हुआ है। तो एज सच में बात करूं, अगर आपको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इसको आप याद नहीं करोगे चलेगा, एक भी लाइन याद नहीं करनी बेटा आपको। क्लियर। बस ये ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ाऊंगा जरूर, रीड जरूर कर दूंगा आपको साहब। ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 38 ने पावर दिया कि सर सप्लायर जीएसटीआर 1 सबमिट करेगा, क्रेडिट जीएसटीआर 2B में आएगी। ये एक्ट में कहीं लिखा नहीं था, तो यहां पे एक्ट में लिख डाला, कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर। तो सर पहले क्या रूल में लिखा था रूल नंबर 60 में, अब उसको एक्ट का पावर दे दिया सेक्शन 38 के थ्रू सर। ठीक है, एक रीड कर लो सर, कोई खास बात नहीं है, एग्जाम्स के लिए याद करने की जरूरत नहीं है सर, केवल रेफर कर लीजिएगा, एक रीड कर लीजिएगा, कोई खास बात नहीं है। द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन्स अंडर सेक्शन नंबर 37(1) एंड ऑफ सच other supplies as may be prescribed and an auto generated statement. Auto
generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipient of the such supplies in such form and such manner and within such time and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. Prescribed मतलब गवर्नमेंट के पास पावर है कि रूल्स बना सकता है, और वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया हुआ था गवर्नमेंट ने थ्रू रूल नंबर 60 फॉर्म नंबर GSTR 2B. क्लियर? वो यहाँ पे दे रखा है बच्चों. ओके सर, अब ये बोला कुल मिला के कि जो भी सेक्शन नंबर 37(1) के थ्रू GSTR 1 सबमिट करेगा या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश करेगा, उसका सर जो ट्रांजैक्शन था, इनपुट टैक्स की डिटेल्स थी, वो GSTR 2B में जाएगी. 2B में आने का पावर कहाँ से आया? वो यहाँ से आया अभी. क्लियर? सेक्शन नंबर 38 से आया साहब. ओके. द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 शेल कंसिस्ट ऑफ. अब ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जो 2B है उसमें क्या क्या होगा? द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में बी available to the recipient and the details of supplies in respect of which such credit cannot be availed. जैसे हमने पढ़ा था सर, रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में अगर रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट के कॉलम में अगर कोई क्रेडिट आ रही तो उसका क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे. सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर BA में चैप्टर नंबर 5 में अमेंडमेंट पढ़ा था हमने सर इस बार, तो पढ़ो वापस है. 2B में क्या क्या आएगा? 2B shall consist of details of supplies B point in respect of which such credit cannot be availed whether wholly or partly by the recipient on account of details of the said supplies being furnished under subsection 1 of section 37. Okay, credit नहीं मिलेगा. Credit नहीं ले सकता by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed. Prescribe मतलब रूल्स बना सकते हैं. क्यों? रीड कर लो सर. By any registered person, credit कौन नहीं ले पाएगा? By any registered person who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed. गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकता है, ये पावर दे रखा है सर. देन किसको क्रेडिट नहीं मिलेगा? By any registered person, the output tax payable by whom, in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said subsection during such period as may be prescribed, exceeds the output tax payable by him, paid by him during the said period by such limit as may be prescribed. मतलब गवर्नमेंट को अगेन पावर दे दिया ऐसे कि सर आपका अगर GSTR 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा दिखता है और 3B के थ्रू आपने टैक्स पे किया वो कम पे किया साहब, मतलब गड़बड़ है. आप GSTR 1 में ज्यादा लायबिलिटी दिखा रहे हो तो रेसिपिएंट को क्रेडिट भी ज्यादा गई होगी, और 2B के और GSTR 3B जब फाइल करो तब टैक्स कम पे करो. ऐसे लोगों के लिए क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है गवर्नमेंट 2B के थ्रू सर. तो ये सब पावर दे रखा है, अभी प्रिस्क्राइब नहीं किया, रूल्स नहीं बनाए इनके लिए. बाय क्रेडिट कौन नहीं ले पाएगा? बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैज अवेल्ड क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with clause number A by such limit as may be prescribed. मतलब ये सब पावर दे रखी गवर्नमेंट को रूल्स बनाने के लिए कि अगर आपका इतने लिमिट से क्रॉस जाएगा ITC जो आपको नहीं लेना था, इनएलिजिबल क्रेडिट इतना परसेंटेज आपने एक्स्ट्रा लिया तो हम आपको 2B के थ्रू रेस्ट्रिक्ट कर देंगे क्रेडिट के लिए. तो ये पावर दे रखा है गवर्नमेंट को. By any registered person who is defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of section number 49 subsection 12 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. Again prescribed मतलब रूल्स बनाने के पावर यहाँ से दे रखे. And by such other class of persons as may be prescribed. तो कुल मिला के सेक्शन नंबर 38 के थ्रू गवर्नमेंट को ये पावर मिल गया कि वो चाहे तो कंडीशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, रूल्स प्रिस्क्राइब कर देंगे. एंड सर उसके थ्रू किन किन को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए वो सब प्रिस्क्राइब करके रूल्स बना सकते हैं सर. क्लियर? तो ये पावर मिला है 38 के थ्रू, कोई खास बात नहीं है. ये तो एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ, 38 को नया बनाया गया इसलिए मैंने पढ़ा दिया. अदरवाइज आप अगर नॉर्मल रूटीन में पढ़ते हैं तो शायद ये 38 आप देखते भी नहीं सर. डायरेक्ट हम गवर्नमेंट ने किन किन को रेस्ट्रिक्ट किया वो हम डायरेक्ट पढ़ते बेटा. ठीक है? तो एज सच एग्जामिनेशन के लिए आप इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रेड मान लिया हमने बहुत है सर. सर फिर ये ऑटो ड्राफ्टेड की जगह ऑटो जनरेटेड लिख दिया, मैंने बता दिया आपको सर. हाँ जी सर. अगेन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. अब अगेन consequent to mismatch report communicated to suppliers under section number 42 और 43. since section number 42 और 43 ही डिलीट हो गए तो इनका रेफरेंस यहाँ पे आ रहा था वो भी काट दिया सर. तो कोई अमेंडमेंट नहीं है सच, ये वर्ड्स काम के नहीं थे, इन वर्ड्स को काट दिया सर. अब ये काम का है कि अगर आपसे GSTR 1 जो आपने फाइल किया उसमें कोई गलती हो गई तो आपको और हमको पता है कि रिटर्न्स रिवाइज नहीं होते हैं. GST के अंदर कभी रिटर्न रिवाइज नहीं होते. हाँ, जो गलती होगी इसको रेक्टिफाई कर सकते हो इन दी सब्सिक्वेंट पीरियड. आपने GSTR 1 सबमिट किया जनवरी महीने में, गलती हो गई साहब, तो जिस महीने में आपको पता पड़ा तब आप मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो, पर वो कब तक आप कर पाएंगे सर? तो हमने इसके लिए पढ़ा हुआ था कि जिस फाइनेंशियल में आपसे गलती हुई उस फाइनेंशियल में उस मंथ के बाद किसी भी मंथ में अगर आपको पता पड़ा कि ये गलती हुई उसमें तो रेक्टिफाई कर ही सकते हो. फाइनेंशियल खत्म होने के बाद भी सितंबर मंथ याद आया बेटा,
क्लियर, या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर अर्लियर हमने पढ़ा था, पर अब आपको पता है आगे भी क्रेडिट नोट कब तक इश्यू कर सकते हो, 30 नवंबर। सेक्शन नंबर 16(4) कब तक क्रेडिट ले सकते हो, सेक्शन नंबर 16(4) में 30 नवंबर। वही यहाँ पे भी कर दिया साहब कि 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिटेल्स पर्टेन्स और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सर तब तक आप जीएसटीआर 1 में मिस्टेक जो है उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। सेम हम आगे पढ़ेंगे जीएसटीआर 3B में अगर मिस्टेक होगी तो उसको भी रेक्टिफाई करने का सेक्शन में आगे प्रोविजन दे रखा है। तो कुल मिला के अगर आपसे जीएसटीआर 1 में कोई गलती हो गई है तो रेक्टिफाई कर सकते हो मिस्टेक को, पर कब तक सर, करंट फाइनेंशियल में तो कर ही सकते हो, उसके बाद भी अगले फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो भाइयों। क्लियर, डन। देन एक और बात सर, पढ़ना नोट्स में मैंने क्या लिखा है पे, मैंने तो नहीं लिखा है सर, एक्ट में लिखा है, फाइनेंस एक्ट 22 के थ्रू इंसर्ट हुआ है। Furnishing of GSTR 1 for the current tax period is not allowed if GSTR 1 for any of the previous tax period has not been furnished। मतलब अभी जनवरी मंथ चल रहा है मान लो, वैसे तो सर फरवरी चल रहा है, पर सर आपने अगर जनवरी में GSTR 1 सबमिट नहीं किया तो फरवरी का सबमिट कर सकते हो क्या? आंसर इज नो। आपने दिसंबर का GSTR 1 सबमिट नहीं किया तो क्या फरवरी का कर सकते हो? नहीं सर। तो वहां पर एक्ट के थ्रू इस बात को लिख दी, हमने पहले ही पढ़ी थी, पर अभी एक्ट के थ्रू लिख दी इस बात को, फाइनेंस एक्ट 22 के थ्रू सर यहाँ पे लिख दिया क्या, फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ GSTR 1 फॉर द करंट टैक्स पीरियड इज नॉट अलाउड इफ GSTR 1 फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड, बट गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट मे अलाउ अ रजिस्टर्ड पर्सन और अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स टू फर्निश GSTR 1 इवन इफ he is not furnished GSTR 1 for one or more of the previous tax period। गवर्नमेंट को पावर दे दी कि वो चाहे तो कुछ लोगों को अलाउ कर सकते हैं अगर उनका एक्सेप्शनल नेचर का केस हुआ तो। क्लियर, ठीक है। अदरवाइज प्रीवियस मंथ का GSTR 1 सबमिट नहीं किया हुआ या प्रीवियस किसी भी टैक्स पीरियड का आपने GSTR 1 सबमिट नहीं किया तो करंट पीरियड का GSTR 1 सबमिट नहीं कर पाएंगे आप। सेम GSTR 3B में भी पॉइंट लिखा हुआ, आगे पढ़ेंगे उसको भी हम। आइए सर, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स। सर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स जो सबकी थी वही है, बस एक जगह चेंज हुआ, NRTP रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स, NRTP। याद है वो आउट ऑफ इंडिया से कुछ लोग आए थे टेम्पररी, नेपाल के लोग आए थे टेम्पररी यहाँ पे कोई गुड्स बेचने के लिए, उनको रजिस्टर्ड NRTP कहते हैं। अगर वो GST में रजिस्टर्ड है सर, उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करे तो उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, टैक्स पे करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, GSTR 5 फाइल करना पड़ेगा, मंथली बेस पे फाइल करना पड़ता है। पर कब तक सर? पहले था क्या 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, पर अभी 20 तारीख से हटा के 13 तारीख कर दिया उनकी, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7th डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। मतलब जैसे जनवरी महीने का है तो 13th ऑफ फरवरी, या अगर मान लो जनवरी में 10 जनवरी को उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो वहां से 7 दिन 17 जनवरी तक। क्लियर, तो सर 13th ऑफ फरवरी और 17th ऑफ जनवरी विच एवर इज अर्लियर, 17 जनवरी इस एग्जाम्पल में। पर उनका मान लो बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है, तो सर 13th ऑफ फरवरी, जनवरी महीने की बात करें तो 13th फरवरी, और कैंसिलेशन तो हुआ ही नहीं सब, वैलिडिटी पीरियड तो अभी भी है उनके पास रजिस्ट्रेशन का, उनका रजिस्ट्रेशन अभी भी वैलिड है, तो सर कोई दिक्कत ही नहीं सर, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर GSTR 5। तो सर NRTP के लिए क्या था बेटा, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ था, उसको हटा के 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ कर दिया, और 7th डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। ठीक है मालिक, ठीक। सर ये देखिए सर GSTR 3B, वैसे प्रैक्टिकली 3B के अंदर रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं आता, पर ठीक है सर, एक्ट में लिखा तो हम पढ़ रहे हैं सर, एक्ट में तो 3 के हिसाब से लिखा है, GSTR 3 के हिसाब से, पर ठीक है सर कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई रिटर्न फाइल करने में, उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई उसको रेक्टिफाई करना कब तक कर सकते हो, वही जो हमने आगे पढ़ा है सर, जिस फाइनेंशियल में मिस्टेक हुई उसके बाद नेक्स्ट टैक्स पीरियड में जब भी आपको मिस्टेक पकड़ में आ रही है तब आप रेक्टिफाई कर सकते हो, पर कब तक, वो फाइनेंशियल में तो कभी भी कर सकते हो, उसके बाद भी 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिटेल्स पर्टेन्स और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अरे हाँ है ना सर, आई रिपीट 30th नवंबर आफ्टर द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप रेक्टिफाई कर सकते हो मिस्टेक को। ये हर जगह हमने पढ़ लिया सर, सेक्शन नंबर 16(4) में भी पढ़ लिया, टाइम लिमिट टू टेक द क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट नोट कब तक इश्यू कर सकते हो वहां पे भी हमने पढ़ लिया सर। सर मिस्टेक रेक्टिफाई कब तक कर सकते हो GSTR 1 में और रिटर्न में, वो भी हमने पढ़ लिया सर। आइए बच्चों, सर ये रहा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे सर,
पर हाँ ठीक है, एक्ट का अथॉरिटी दे दिया है पढ़ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड भी किया है। अरे भाई करंट पीरियड का 3B तभी सबमिट कर पाएंगे, करंट पीरियड का रिटर्न तभी सबमिट कर पाएंगे जब प्रीवियस टैक्स पीरियड का आपने रिटर्न सबमिट किया हुआ है सर। प्लस इसमें जीएसटी 1 भी लिख दिया सर, पढ़ो एक बार। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश अ रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड, मतलब रिटर्न मतलब जैसे 3B हो गया या एनआरटीपी के लिए जीएसटी 5 हो गया सर, हाँ है ना भाई। A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return for any of the previous tax period, और ये तो पहले ही था, मतलब प्रीवियस टैक्स पीरियड का कोई भी किसी भी प्रीवियस टैक्स पीरियड का रिटर्न बाकी है तो करंट टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जीएसटी 1 भी नहीं कर पाएंगे सर। अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड का जीएसटी 1 सबमिट नहीं किया तो करंट पीरियड का भी जीएसटी 1 सबमिट नहीं कर पाएंगे। सेम वे करंट पीरियड का रिटर्न तभी आप सबमिट कर पाएंगे जब प्रीवियस पीरियड के सारे रिटर्न्स आपने सबमिट किए हुए हैं। प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया, करंट पीरियड का रिटर्न आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, मतलब 3B सबमिट नहीं कर पाएंगे अगर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड का आपका रिटर्न पेंडिंग है, या फिर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37(1) फॉर द सेड टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37(1) फॉर द सेड टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम, मतलब जनवरी महीने का मान लो बात चल रहा है, जनवरी महीने का रिटर्न मान लो जीएसटी 3B जो 20 फरवरी तक फाइल करना है, वो तभी फाइल कर पाओगे जब प्रीवियस एनी ऑफ द टैक्स पीरियड, मतलब दिसंबर से पहले वाले दिसंबर से पहले वाले जितने भी मंथ है उन सब के 3B फाइल कर रखे होंगे आपने, तो ही जनवरी महीने का 3B फाइल कर पाएंगे। प्लस करंट टैक्स पीरियड का जीएसटी 1 भी सबमिट हो जाना चाहिए, मतलब जनवरी महीने का जीएसटी 1 भी सबमिट हो जाना चाहिए, तभी जाके आप जीएसटी 3B फाइल कर पाएंगे, वरना फाइल नहीं कर पाएंगे। मतलब प्रीवियस टैक्स पीरियड्स के जीएसटी 3B भी फाइल होना चाहिए, प्लस करंट टैक्स पीरियड का जीएसटी 1 भी सबमिट होना चाहिए, तब जाके ही आप जीएसटी 3B फाइल कर पाएंगे, वरना 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। क्लियर, डन। पर अगेन गवर्नमेंट को पावर दे रखा साहब, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को या क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर सकती है कि ठीक है साहब ये एक्सेप्शनल नेचर का केस था, तभी गवर्नमेंट अलाउ करेगी सर। दे में अलाउ इवन इफ ही इज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न्स फॉर वन और मोर ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड और ही इज नॉट फर्निश्ड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37(1) फॉर द सेड टैक्स पीरियड। बेटा मतलब करंट पीरियड का जीएसटी 1 सबमिट नहीं किया तो भी अलाउ कर सकती है, एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी गवर्नमेंट चाहे तो अलाउ कर सकती है साहब। क्लियर, डन। आओ मालिक सर, अच्छा वहां तो मैंने टेबल फॉर्म में दे रखा था, फिर मैंने जो बुक के अंदर रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए जो कंटेंट दे रखा है वहां पे भी ये अमेंडमेंट था, इसलिए ये वाला पेज भी मैंने आपको रिप्लेस करके अमेंडमेंट में दिया है। क्लियर कि 20 इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 13th, तो सर एनआरटीपी कब तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्लियर, या 7 डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। ओके सर, अब एनुअल रिटर्न कोई खास बात नहीं, कोई काम का पढ़ने वैसे तो ये वाला नहीं भी पढ़ोगे चलेगा सर। सर आपको पता है एनुअल रिटर्न एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना पड़ता है साहब, पर गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखा है कि अगर आपका करंट टैक्स पीरियड का एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है, अप टू 2 करोड़ है, तो आपको एग्जाम कर दिया है फ्रॉम फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। क्लियर, पढ़ लो सर, ये हर बार जब से जीएसटी आया तब से ये एग्जम्पशन हर साल दे रहे हैं गवर्नमेंट, पढ़ लो। Using this power, the commissioner on the recommendation of the GST Council has exempted the registered persons whose aggregate turnover in the financial year 21-22 is up to ₹2 crore from filing of the annual return for the said financial year। मतलब जब से जीएसटी आया तब से ही हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, जिनका भी टर्नओवर अप टू रुपीज एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने से एग्जम्पशन दे देती, वो इस बार भी दिया सर, कोई खास बात नहीं है एग्जामिनेशन के लिए सर। ठीक है, आओ बच्चों, सर हमने लेट फी का प्रोविजन ऑलरेडी पढ़ा हुआ साहब। डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न अगर आप करते हो तो लेट फाइलिंग फी कितना होता है, तो सर वहां पे लिखा था कि अगर आप लेट फाइल करते हो क्या स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन नंबर 37, या फिर रिटर्न फाइल करने में लेट होते हो आप, या फिर फाइल रिटर्न फाइल करने में लेट होते हो, या फिर टीसीएस स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने, भाई वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के टीसीएस स्टेटमेंट के प्रोविजंस आपके सिलेबस में नहीं आते, पर जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजॉन, इसको मंथली बेस पर जीएसटीआर 8 सबमिट करना होता है बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 10 तारीख, जनवरी महीने का 10 फरवरी, उससे पहले पहले जीएसटीआर 8 सबमिट करना पड़ता है। पर अगर ये भी लेट हो गया इन फाइलिंग द रिटर्न, तो ऐसे केस में इनको भी लेट फी पे करनी पड़ेगी ₹100 पर डे अंडर सीजीएसटी और ₹5,000 विच एवर इज लोअर अंडर सीजीएसटी। दिस इज द लेट फाइलिंग फी। क्लियर, डन। अच्छा बच्चों एक बात और, सर अगर आप स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई करने में लेट हुए, रिटर्न फाइल करने में लेट हुए, फाइनल रिटर्न फाइल करने में लेट हुए, उनमें तो लेट फाइलिंग फी थी, पर
टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करने में लेट हुआ है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसके लिए लेट फाइलिंग फी के प्रोविजन यहाँ नहीं दे रखे थे, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, अदरवाइज कोई लेट फाइलिंग फी में चेंज नहीं हुआ। क्लियर? और इसके लिए तो वही 100 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹5,000 है ना, ये लेट फाइलिंग फी लगेगी इसके लिए कोई लेट फाइलिंग फी रिड्यूस नहीं करी हुई साहब, ये बड़े लोग हैं सर, एसीओ वगैरह, ठीक है सर, कोई खास बात नहीं, अगेन आपकी एग्जामिनेशन के लिए। लास्ट अमेंडमेंट सर, हमने जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में पढ़ा हुआ है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर अपने क्लाइंट के बिहाफ पे क्या क्या काम कर सकता है, अगर क्लाइंट उसको ऑथोराइज करता है जीएसटी प्रैक्टिशनर को, तो वो क्या क्या काम कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए सर, एक बार ये हेडिंग पढ़ लो। A GST practitioner can undertake all or any of the following activities on behalf of the registered person if so authorized। अगर उसको ऑथराइज किया गया है, उसके क्लाइंट ने, रजिस्टर्ड पर्सन ने जीएसटी प्रैक्टिशनर को ऑथराइज किया, तो जीएसटी प्रैक्टिशनर फॉलोइंग काम कर सकता है। उसमें फर्स्ट काम क्या था, फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज। क्या था, फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज। अब आप मुझे बताओ, इनवर्ड सप्लाईज फर्निश करनी पड़ती है क्या? इनवर्ड सप्लाईज तो फर्निश करनी ही नहीं होती बेटा भाई। इनवर्ड सप्लाईज पहले जब ओरिजिनली जीएसटी आता तब जीएसटी 2 फर्निश करना होता था, पर जीएसटी 2 तो जब से जीएसटी आया तब से एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, इसलिए पॉइंट काम का ही नहीं था। इनवर्ड सप्लाईज तो किसी को फर्निश नहीं करनी होती है, सप्लायर्स अपने जीएसटी 1 सबमिट करेंगे, रेसिपिएंट के जीएसटी 2 भी ऑटो जनरेटेड जीएसटी 2 भी बनेगा। तो सर इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स तो फर्निश किसी को करनी नहीं होती, इसलिए वर्ड्स काम के नहीं थे, इसलिए काट दिए। ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये वर्ड्स काम के नहीं थे इसलिए काट दिए। क्लियर? तो सर आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स वो फर्निश कर सकता है, इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स तो फर्निश करनी नहीं होती, तो ये काम के वर्ड नहीं थे तो काट दिए। क्लियर? देखिए सर, इसी के साथ भारत माता की जय हो गई सर। बेस्ट विशेष, ऑल द बेस्ट बच्चों, माहौल बनाओ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप अगर खुश होकर पढ़ाई करोगे तो भगवान भी आपको अच्छा आशीर्वाद देगा, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहेंगे, अल्टीमेटली सक्सेस जल्दी मिलेगी। क्योंकि पता है, खुश होकर जब हम काम करते हैं उसमें हमारी पूरी एनर्जी लगती है, और जिसने पूरी एनर्जी अगर लगा दी, पॉजिटिव एनर्जी लगा दी, खुश होकर पढ़ाई कर लिया, डेफिनेटली सर कोई भी एग्जाम हो लाइफ के वो पास होने ही वाला है। सो ऑल द बेस्ट, माहौल बनाओ, खुश होकर पढ़ो, एंड सर अपना पॉजिटिव एनर्जी अपने पास रखे, नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा रहने का नहीं सर, नेगेटिव लोगों की बात ज्यादा सुनने की नहीं, एंड सर हमेशा जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो मोटिवेट करते हैं, जो खुश रहते हैं, सर उनसे आप कांटेक्ट में रहिए। एंड सर एग्जामिनेशन टाइम, ये एग्जाम से पहले सर उनसे आप बात करते रहिए, एंड मोटिवेट रखिए अपने आप को। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पेरेंट्स, उनका ध्यान रखिए, एंड सर उनसे आप मोटिवेट होइए, एंड सर दिल से पढ़ाई करिए। सो दैट्स इट रिगार्डिंग ऑल द अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग इनडायरेक्ट टैक्स फॉर सीए इंटरमीडिएट। माहौल बनाओ, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर। एंड हाँ, ये डायलॉग जो लिखा ना ऊपर, ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है सर, इन रेस्पेक्ट ऑफ यू। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप एग्जाम्स को तोड़ोगे नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर। सरकार माहौल बनाओ, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय।